हेलो स्टूडेंट, आपको क्लास 11th कॉमर्स में स्वागत है। इसके पहले आप सभी क्लास 10th की परीक्षा देकर के आए हैं। वहाँ पर आपको ये डिसाइड करना पड़ा होगा कि हम किस स्ट्रीम में जाएं। आपने अपने आप को कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट किया है और आगे अपने लाइफ को कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ही तैयारी में लगाने का एक उद्देश्य बनाया है। आप सबको मैं अकाउंटेंसी बताने के पहले ये बताना चाहूँगा कि कॉमर्स या अकाउंटेंसी का आपके लिए आवश्यकता क्या है। आखिर आप कॉमर्स क्यों पढ़ें या अकाउंटेंसी के नॉलेज आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि नीड फॉर अकाउंटिंग नीड फॉर अकाउंटिंग आपको अकाउंटेंसी की आवश्यकता अपने दैनिक जीवन में भी पड़ती है, ये बात जानने की है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डे टू डे इन डे टू डे लाइफ। आपके दैनिक जीवन में भी अकाउंटेंसी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जहां कहीं भी आपके आर्थिक पहलू का प्रयोग होता है वहां पर आपको अकाउंटेंसी के नॉलेज की जरूरत पड़ती है। आपको अपने दैनिक जीवन में जहां कहीं भी मॉनेटरी एस्पेक्ट आएगा, जहां कहीं भी मौद्रिक व्यवहार आएगा, आपको जब भी कोई लेन देन करने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर आपको अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वो आप अपने घर का कोई काम कर रहे हों, चाहे अपने व्यवसाय का कोई काम कर रहे होंगे, जहाँ कहीं भी लेन देन की आवश्यकता पड़ेगी, लेन देन जैसा शब्द आएगा वहाँ पर आपको अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ेगी अपने दैनिक जीवन में। एक बिजनेसमैन के रूप में भी आपको अकाउंटेंसी की आवश्यकता पड़ती है। सपोज करो कि आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको अकाउंटेंसी की जरूरत क्या है, जरा समझिएगा। एक बिजनेसमैन के रूप में आप अपने व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं। पूंजी लगाने के बाद आप दैनिक रूप में क्रय विक्रय आदि की क्रियाएं करते रहते हैं। सामान बिक रहा है, सामान खरीदा जा रहा है, वर्कर्स को सैलरी दी जा रही है और भी दैनिक जो भी व्यावसायिक क्रियाएं की जा रही हैं, लेकिन उसमें आप का हिसाब किताब क्या है ये जानने की जरूरत पड़ती है। व्यवसायी ने मान लो 1 लाख रुपए पूंजी लगा दिया है, तो 1 लाख रुपए पूंजी लगाया है, अगर वो हिसाब किताब व्यवस्थित नहीं रखेगा तो क्या वो ये बता पाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर डे उसकी पोजीशन क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एंड ऑफ द मंथ उसकी पोजीशन क्या है, उसको अपने वर्कर्स को सैलरी कितनी देनी है, वो जो कार्य कर रहा है उस बारे में उसको कुछ मुनाफा या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह भी जानने की जरूरत एक बिजनेसमैन के लिए पड़ती है। बिजनेसमैन जो बिजनेस का कार्य कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, वो भी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कर रहा है ना। अब उसमें अगर वो हिसाब किताब व्यवस्थित नहीं रखेगा, वो अकाउंटिंग का प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करेगा, तो नो डाउट
क्या स्थिति होगी कि उसका व्यवसाय धीरे धीरे डूब जाएगा। वो घाटे में जा रहा होगा लेकिन उसको पता ही नहीं होगा कि हम घाटे में जा रहे हैं। एक व्यवसायी को अपने व्यवसाय के हिसाब किताब को रखने की जरूरत पड़ती है, न केवल उसकी अपनी फाइनेंशियल कैश की पोजीशन जानने के लिए, बल्कि आगे उसको एक पर्टिकुलर टाइम में, जिसको अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, उसमें उसका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो आगे बिजनेस की स्थिति उसकी अच्छी होने वाली है कि खराब होने वाली है, इस बात को जानने के लिए भी एक बिजनेसमैन को अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक बात और आती है कि अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि भाई आए चलिए बिजनेसमैन के लिए ज़रूरत है अकाउंटेंसी की, बिजनेसमैन अकाउंटिंग सीखेगा। अभी मैंने बताया कि डे टू डे लाइफ में भी ज़रूरत है, आपको अपने दैनिक व्यवहार में जो भी हिसाब किताब रखते हैं, जहाँ भी आप रोकड़ का कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं घर के काम के लिए भी, उस समय भी आपको अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक स्टूडेंट के रूप में, जब आप एक स्टूडेंट के रूप में अकाउंटेंसी या कॉमर्स को एज ए सब्जेक्ट चयन करने जा रहे हैं और पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आपको इससे क्या लाभ है, क्यों अकाउंटेंसी पढ़ी जाए? एक स्टूडेंट के रूप में अकाउंटेंसी की आवश्यकता क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, अकाउंटेंसी वो क्षेत्र है जहाँ पर एक प्रोफेशनल लाइफ आपकी सेटअप होती है। आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको सबको पता है ना कि जब कभी आप किसी बैंक से ट्रांजैक्शन करते हो तो उस ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्डिंग मोड होता है बैंक के यहाँ, वो अकाउंटेंसी पैटर्न पर ही होता है, अकाउंटिंग के सिद्धांतों का पालन करके ही रहता है। पहले के ज़माने में बड़ी बड़ी लेज़र बुक्स हुआ करती थी, उसमें आपका रिकॉर्ड लिखा जाता था। आज का कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का ज़माना है, तो आपकी फाइलें बनी होती है कंप्यूटर में, और उसी कंप्यूटर में जो फाइल बनी हुई है उस फाइल में एक पर्टिकुलर नंबर अलॉट है, और जब कभी आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर आपकी फाइल में रिकॉर्ड होता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए अगर आप बैंक सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हम ना कॉमर्स पढ़ते हुए भी बैंक सेक्टर में काम कर सकते हैं, बैंकिंग की जो भर्तियां निकलती हैं उसमें ऐसा कुछ तो नहीं आता है कि बैंक वाले ही जा सकते हैं। नहीं, ये सत्य है कि ऑप्शन तो सबके लिए खुले होते हैं, लेकिन स्पेशली वो सेक्टर है किसके लिए? वो है तो कॉमर्स वालों के लिए ही है। अर्थात जो अदर सेक्टर का कोई साइंस का स्टूडेंट होगा, आर्ट का स्टूडेंट होगा, वो भी जब जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी, नए सिरे से सीखनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कॉमर्स वाला जब बैंकिंग सेक्टर में जाएगा तो उसका सीखा सिखाया होगा, वो पढ़ा पढ़ाया रहेगा, उसके सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रॉम डे फर्स्ट से वो अकाउंटिंग के वर्क को विधिवत करने लगेगा। और बैंकिंग सेक्टर के अलावा मान लीजिए आपको सीए बनना है। अब सीए क्या है? अकाउंटिंग की सबसे अच्छी डिग्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने के लिए आपको अकाउंटिंग के क्षेत्र में नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो सीए बनने के लिए आपको कॉमर्स की ही जरूरत पड़ेगी। अब सीए में भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई सीए बनने के लिए भी तो साइंस वाला भी सीए बन सकता है, लेकिन जरा सीए का सिलेबस देखो, तो सीए का सिलेबस देखोगे तो आप पाओगे क्या? पूरा पूरा कॉमर्स ही है, उसमें कोई और सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एक्सेट्रा नहीं है। हाँ, मैथमेटिक्स की आवश्यकता रहती है, तो वो भी सामान्य से मैथमेटिक्स, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की आवश्यकता उसमें नहीं रहती है। ICWA, इंडियन कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट
जो डिफरेंट फैक्ट्रीज में कास्ट को पता करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में किसको रखा जाता है? वो व्यक्ति जो कास्ट एंड अकाउंटिंग का जानकार होता है। तो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत है? कॉमर्स की ज़रूरत है। यानी ICWA करना है, CA करना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है। इसके अलावा आप यूँ कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी के, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जहाँ भी लेखा जोखा रखने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर केवल और केवल अकाउंटेंट्स की ही आवश्यकता रहती है। अकाउंटिंग का नॉलेज रखने वालों को ही प्राथमिकता दी जाती है। उनको बड़ी जल्दी ही आपको उसमें काम करने के लिए मिल जाता है। अन्य लोग हो सकता है काम मिल जाएगा, लेकिन उनको पहले सीखना पड़ेगा। आप क्या रहेंगे? सीखे रहेंगे, आपको प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा। मैं तो यूँ कहता हूँ कि कॉमर्स की स्टडी करने के बाद कोई भी अपनी लाइफ में बेरोजगार नहीं रह सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर उसने अपनी लाइफ में कॉमर्शियल स्किल डेवलप कर ली, बिजनेस स्किल डेवलप कर ली, अकाउंटिंग का प्रॉपर नॉलेज एक्वायर कर लिया, तो उसको अपनी लाइफ में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी पोजीशन नहीं आने वाली है। क्योंकि आप जिधर भी देखेंगे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर देखेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर देखेंगे, फाइनेंशियल वर्क होगा ही। और फाइनेंशियल वर्क होगा तो ज़रूरत किसकी पड़ेगी? अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कॉमर्स के नॉलेजफुल पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये कॉमर्स सब्जेक्ट आप्ट करने पर कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए। आपको क्या रहनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए कि हम एक ऐसे सेक्टर में जा रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड सिनारियों में आपको महत्व रखता है। ये चीज़ ध्यान में रखने की है। अच्छा, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। फॉर ए हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड को, अर्थात जिनको न कोई बिजनेस करना है, न कोई प्रोफेशनल लाइफ है, सामान्य से व्यक्ति के लिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत है क्या? हाँ है, ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? वो भी कहीं न कहीं अपने दैनिक जीवन में मौद्रिक व्यवहार तो करता है ना, पैसे का लेन देन करता है, अपने ज़रूरत के अनुसार सामान खरीदता है, कहीं से सैलरी पाता है, किसी को पैसा उधार देता है। तो उसको भी ये ज़रूरत रहती है कि हमारा हिसाब किताब क्या है, हमारा बजट क्या है। इस बात को जानने के लिए भी उसको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो एक घरेलू जीवन में जीने वाले व्यक्ति को, एक हाउस होल्ड पर्सन्स को भी अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं कि अकाउंटिंग की आवश्यकता और किसको है, तो देखेंगे सोसाइटी, फॉर सोसाइटी, समाज को अकाउंटिंग की आवश्यकता है। आज की अकाउंटिंग का जो एरिया है वो पहले की अकाउंटिंग से बहुत अधिक बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि पहले अकाउंटिंग का केवल और केवल मोटो होता था कि हम बिजनेस करें, एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करें, प्रॉफिट कमाएं, अपने से मतलब है। लेकिन आज की परिस्थिति में अकाउंटिंग का सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो गया है। अर्थात आप जो काम कर रहे हैं बिजनेस के जरिए, उससे आप अपने आप को प्रॉफिट तो अक्वायर करेंगे, लेकिन उस प्रॉफिट के अगेंस्ट सोसाइटी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए हम आपको बात करते हैं कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से जो फैक्ट्री ओनर है वो बहुत अधिक प्रॉफिट तो कमा रहा है। तो प्रॉफिट कमाएगा तो उसके अपने लिए, अपने लोगों के लिए जो कि उसके बिजनेस को चलाने में मदद दे रहे हैं, उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन किस कास्ट पर? क्या उस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं या जो साउंड पोल्यूशन है या एनी
डैमेज फॉर सोसाइटी जो भी हो रही है उससे उसकी उस पर्टिकुलर प्रॉफिट की कास्ट पर कितना अधिक है। अगर हमारा प्रॉफिट पूरे सोसाइटी को नुकसान देने वाला है तो इसकी भी अकाउंटिंग की ज़रूरत है। इसीलिए आज सोशल लायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग भी अराइज हो गई है। आज की परिस्थिति में केवल और केवल एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट ही लेना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो प्रॉफिट तो ले रहा है लेकिन जिस समाज से प्रॉफिट ले रहा है, क्योंकि प्रॉफिट लेने के लिए कौन प्रॉफिट देगा। आप बताइए कि अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपको अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ से होगा। सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति, सोसाइटी का मतलब ओवरऑल आपके कंट्री में बात करूं तो कंट्री के लोगों से के द्वारा जो सामान की परचेजिंग की जाएगी उसी से तो आपको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट तो आप सोसाइटी से ले रहे हैं, बदले में उसको दे क्या रहे हैं, दे रहे हैं उसको पोल्यूटेड एयर दे रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन दे रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेस। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मेजर करना पड़ेगा। ये भी अकाउंटिंग का एक पार्ट बन गया है। और आगे बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट के लिए अकाउंटिंग की आवश्यकता है क्या, तो जरा विचार करेंगे। एक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है लेकिन उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट चाहती क्या है कि आप जितना प्रॉफिट अर्न करें उस पर टैक्स कितना बना इसका भी कैलकुलेशन हो सके, और ये प्रॉपर अकाउंटिंग वर्क करने के बाद ही संभव है। तो गवर्नमेंट भी प्रत्येक बिजनेसमैन से ये अपेक्षा रखती है कि वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद व्हाट एवर इनकम, जो इनकम उसकी हो रही है उस इनकम का एक पर्टिकुलर परसेंटेज उसको टैक्स के रूप में देगा। तो इनकम का भी टैक्स देगा, इसके अलावा सेल्स उसकी जितनी हो रही है, यानी कुल मिलाकर के ओवरऑल उसके जितनी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस ट्रांजैक्शन पर गवर्नमेंट पार्ट पर कितना टैक्स लगना चाहिए इसका कैलकुलेशन वो करे, और उसको गवर्नमेंट को किस रूप में दे, जीएसटी के रूप में दे। आज का जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात की जाती है उसके रूप में देने की बात होती है। अब बात आती है कि हम अकाउंटिंग के बारे में क्या कहें, तो हम कह सकते हैं कि एवरीवेयर देयर इज ए नीड ऑफ अकाउंटिंग, एवरीवेयर देयर इज नीड ऑफ अकाउंटिंग, एवरीवेयर देयर इज नीड ऑफ अकाउंटिंग। एवरीवेयर का जवाब क्या है, आखिर एवरीवेयर का मतलब क्या है। एवरीवेयर का मतलब है कि मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ लाइवहुड। कहां पर, यानी एवरीवेयर की बात हम कर रहे हैं तो एवरीवेयर माने वेयर देयर इज ए मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ लिवलीहुड, मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ लिवलीहुड। तो अपने दैनिक जीवन में जहां कहीं भी मॉनेटरी एस्पेक्ट इफेक्टेड हो रहा है वहां पर अकाउंटेंसी की जरूरत है, अकाउंटिंग की जरूरत है। तो हम सब लोगों ने ये समझ लिया कि अकाउंटिंग की आवश्यकता क्या है। इसको समझने के बाद फिर बात आती है कि आखिर अकाउंटिंग है क्या, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग क्या है इसको समझने के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे एक बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस के जितने भी लेन देनों को करता है उसको वो आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग का मतलब ये मोबाइल में रिकॉर्ड करना नहीं, रिकॉर्डिंग का मतलब है कि एक व्यवस्थित तरीके से लेन देनों को
जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो अप करते हुए रिकॉर्ड करना। इसीलिए अगर अकाउंटिंग की डिफिनीशन की बात करेंगे तो अकाउंटिंग को हम क्या कह सकते हैं, आप लोग अकाउंटिंग की डिफिनीशन नोट कर सकते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस of recording. What is accounting? Accounting is the process of recording. अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का। किसको रिकॉर्ड करने का? लेन देनों को रिकॉर्ड करने का। किस प्रकार के लेन देनों को रिकॉर्ड करने का? तो आगे कहा गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। Accounting is the process of recording financial transactions। यहां पर हम रुकेंगे। प्रोसेस किसे कहते हैं? प्रोसेस मीन्स वो कार्य जो स्टेप बाय स्टेप है। अब यह प्रोसेस जो शब्द है इसको आगे चल करके समझना होगा। अभी हम बाद में इसकी बात करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग का काम क्या है? एक प्रक्रिया का काम है, एक प्रोसेस है। किस प्रकार का प्रोसेस है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। अब ट्रांजैक्शंस की बात आ रही है तो ट्रांजैक्शन कितने प्रकार का होता है? तो ट्रांजैक्शन को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो बात करेंगे तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है ना, तो ट्रांजैक्शन हमारा मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन कैसा? मॉनेटरी होगा कि नॉन मॉनेटरी होगा? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जैसे मान लीजिए आप एक किताब की दुकान पर गए, अकाउंटेंसी की किताब लेनी है। आपने कहा कि भाई अकाउंटेंसी की किताब मुझे चाहिए। दुकानदार ने कहा अकाउंटेंसी की किताब तो है 225 रुपए में मिलेगी। आपने 225 रुपए उसको दिए और किताब लेकर के चले आए। ये क्या हुआ? एक प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ, जहां पर आपने उसको पैसा दिया और उससे सामान खरीदा। यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। लेकिन अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अर्थात गैर वित्तीय, आप गए किताब की दुकान पर गए, पूछा भाई साहब अकाउंटेंसी की किताब चाहिए। उसने किताब आपको दिखाया, आपने किताब लिया, देखा, उसका दाम समझा, लेकिन फिर किताब उसको वापस दे करके चले आए। अब जब किताब वापस दे करके चले आए तो आपके पास से ना तो पैसा गया और ना ही आपके पास किताब आई। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है जो गैर वित्तीय होंगे, अर्थात जिसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं होगा, उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया को आगे हम विस्तार से समझाएंगे, लेकिन इसके आगे एक चीज लिखी हुई है, परटेनिंग टू ए बिजनेस। अभी हमने कहा कि हम गए, अकाउंटिंग कार्य हुआ,
किताब खरीदा, पैसा दिया और किताब खरीद करके लेके चले आए। लेकिन ये बिजनेस नहीं है हमारा। यहाँ पर हमने किताब जो खरीदा ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसको हम रिकॉर्ड ही कर सकते हैं अपने अगर दैनिक जीवन में अकाउंटिंग का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग का कार्य मेनली किससे रिलेटेड होता है? बिजनेस से रिलेटेड होता है। जहाँ बिजनेस एस्पेक्ट होता है उसी जगह अकाउंटिंग का कार्य होता है। बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। जैसे ढेर सारी ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, कुछ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होंगे, कुछ नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले एक अकाउंटेंट को क्या करना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। उदाहरण के लिए एक बिजनेसमैन ने 50,000 रुपये का सामान किसी दुकानदार से उसको पैसा भेज करके मंगाया, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन केवल और केवल उसने माल की इंक्वायरी की कि सामान कितने का है, कितने में मिलेगा, तो ये क्या है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले एक अकाउंटेंट को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का है कि नहीं रिकॉर्ड करने का है, अर्थात वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि हमने 50,000 रुपये माल का आदेश दिया, ऑर्डर किया, तो ये ट्रांजैक्शन अभी नहीं है, क्योंकि ना तो अभी मैंने उसको पैसा दिया और न ही हमारे पास सामान आया। इस पर्टिकुलर ऑर्डर को आप ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते हैं। तो ट्रांजैक्शंस के लिए आपके पास से पैसा जाना जरूरी है और सामान आना जरूरी है। कहने का मतलब ये कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर बिजनेस वर्क इज द ट्रांजैक्शन आर नॉट। अगर ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको लिखा नहीं जा सकेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने कहा कि हमने एक जमीन खरीदी। अब जमीन खरीदी, लेकिन अब जमीन का कोई मूल्य नहीं बताया गया, तो अब इसका जब तक मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं आएगा, मॉनेटरी मेजरमेंट नहीं आएगा, तब तक वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस of recording financial transactions pertaining to the business। बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग है। लेकिन ये प्रोसेस है, अर्थात ये ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन हुआ फट से रिकॉर्ड कर लिया, नहीं, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। वो स्टेप क्या है? तो सबसे पहले वो स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स। सबसे पहला काम क्या है? आइडेंटिफाई करना। आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, इसको पहचानना पड़ेगा। जब आप पहचान जाएंगे तब उसकी क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल लिया और आपने वो रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग का एक प्रोसीजर है, अर्थात आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, डबल एंट्री प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, जर्नल एंट्री के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर पार्ट को डेबिट करते हैं, दूसरे पर्टिकुलर पार्ट को क्रेडिट करते हैं। यानी किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में दो प्रकार के जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें एक को डेबिट करना, दूसरे को क्रेडिट करना, ये रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग का काम फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बुक में करते हैं उसको जर्नल कहते हैं। ये सब आगे की बातें हैं। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग
लेकिन केवल रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलता है, अर्थात लेन देनों को ज्यों का त्यों लिख लेना या जर्नल एंट्री के प्रिंसिपल का उपयोग करके उसको लिख लेना ही पर्याप्त नहीं है। बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है कि राम को कितना देना है, महेश से कितना लेना है, कितना कैश अपने पास है, कितना स्टॉक अपने पास है, हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अर्थात इस प्रकार से डिफरेंट अकाउंट्स की डिफरेंट सिचुएशन को जानना पड़ता है, इसलिए उसकी क्या करनी पड़ती है, फिर क्लासीफाइंग करना पड़ता है। अर्थात डिफरेंट लेजर जो भी हमारे रिकॉर्डिंग में जर्नल में यूज हुए उनको अलग अलग करना होता है कि राम के अकाउंट में कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, दिनेश के अकाउंट में कितना डेबिट क्रेडिट हुआ, कैश का अकाउंट क्या बता रहा है, फर्नीचर का अकाउंट क्या बता रहा है, सैलरी पर्टिकुलर आप एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, सैलरी एम्प्लॉइज को दे रहे हैं तो सैलरी का अकाउंट क्या बता रहा है। इस प्रकार से जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे वो सबके सेपरेट लेजर बनेंगे। ये काम क्या है, आपका क्लासीफाइंग का है। लेकिन इतने से भी काम नहीं चलता है, इसके आगे बढ़ना पड़ता है, उसको समराइज करना पड़ता है। समराइज करने का मतलब क्या हुआ, तो जरा ध्यान देंगे, जब आप क्लासीफाइंग कर लेंगे राम के अकाउंट को राम के लेजर, राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को राम के लेजर में लिखेंगे, दिनेश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को दिनेश के लेजर में लिखेंगे, कैश से रिलेटेड कैश के लेजर में लिखेंगे, सैलरी का सैलरी के लेजर में लिखेंगे, तो उसके बाद फिर आपको उस पर्टिकुलर अकाउंट के बैलेंसेस को जानना पड़ेगा कि बैलेंसेस मतलब एक अकाउंट के डेबिट में 50,000 का ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट में 45,000 का ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड 5,000 मोर देन क्रेडिट साइड है। ये बात आगे आपको जब लेजर पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग बताई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा, अभी बहुत काम बाकी है। तो ये समराइजिंग, लेकिन इतने से काम नहीं बनता है, सारे लेजर को एक जगह सारे लेजर के बैलेंसेज को एक जगह इकट्ठा रख करके फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे अकाउंट्स अरिथमेटिकली करेक्ट हैं कि नहीं करेक्ट हैं इस बात को, तथा जो कई पेजेस में अकाउंट कई जगह बिखरे हुए हैं वो एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए भी आप क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेसमैन को क्या ज़रूरत है, वो जानना चाहता है कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इस बात को भी जानना चाहता है। तो इसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, अर्थात ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अंत में बैलेंस शीट बनाता है। ये भी आपके समराइजिंग में ही आएगा। लेकिन जो भी रिजल्ट आया फिर उसकी एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ये भी अकाउंटिंग में आता है। अर्थात आप जान सकिए कि इस पर्टिकुलर ईयर में हमारा नेट प्रॉफिट इतना है, पिछले साल से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो उसके फैक्टर्स क्या है, अगर कम हो गया तो उसके पीछे रीज़न क्या था, इस रीज़न को भी जानना जरूरी है। तभी जाकर के आप उसको मीट आउट कर सकेंगे, तभी जाकर के उसको दूर कर सकेंगे। इसलिए एनालाइजिंग की जरूरत पड़ती है। एनालाइजिंग करते हैं, फिर उसको रिपोर्ट करते हैं। किसको रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। तो किसको रिपोर्ट करते हैं, ओवरसाइट एजेंसीज, अर्थात वो सारे लोग जो बिजनेस के इंटेक होल्डर्स हैं, इंटरेस्ट होल्डर्स हैं, जिसका बिजनेस से एक नाता है, जिसका आपके अकाउंटिंग कार्य से कोई रिलेशन है। जैसे बिजनेसमैन को ज़रूरत है, वो जानना चाहता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये जानना जरूरी है। तो इसलिए वो क्या करता है, उसको भी चाहिए कि इंफॉर्मेशन मिले। इसी प्रकार से गवर्नमेंट को भी ज़रूरत होती है, इसी प्रकार एम्प्लॉइज़ को भी ज़रूरत पड़ती है। तो वेरियस इंटरेस्ट होल्डर्स जितने भी हैं उनको अकाउंटेंट ये जो आपका समराइजिंग है अर्थात रिजल्ट है उसको एनालाइज करके उनको बताता है, ओवरसाइट एजेंसीज। फिर इसके बाद
और क्या किसको, रेगुलेटरीज, अर्थात जो बिजनेस के नियंत्रक हैं, जिनको बिजनेस का नियंत्रण करना है, जो बिजनेस पे पैसा लगाए हैं, जिनका बिजनेस में हित है, अर्थात कुल मिलाकर के अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो इफेक्टेड होंगे और अगर लॉस हुआ तो भी इफेक्टेड होंगे। तो प्रॉफिट और लॉस को भी ज़रूरत है जानने की, इसलिए उनको भी बताना जरूरी है। और साथ में चूंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी आपको आपके बिजनेस पर टैक्स लेना चाहती है, जिससे वो पब्लिक वेलफेयर कर सके, वो सोशल वेलफेयर कर सके। तो टैक्स अथॉरिटी, जो टैक्स कलेक्शन वाले लोग हैं, उनको भी इस रिपोर्ट को आपको बताना पड़ता है। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं, एक बार पुनः मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखें, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, आप नोट भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना। वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसके होंगे? पर्टेनिंग टू ए बिजनेस, एक बिजनेस से रिलेटेड होंगे। लेकिन हमने यहाँ प्रोसेस की बात करी है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा कार्य जो एक साथ ना हो, बल्कि एक पर्टिकुलर पार्ट हो, उसके बाद फिर उसका अगला पार्ट, फिर अगला पार्ट, फिर अगला पार्ट, यानी स्टेप टू स्टेप। तो अकाउंटिंग का काम भी इसी प्रकार से है। तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, यहाँ देखने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या बातें शामिल है, यहाँ ध्यान देंगे। पहला काम, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, फिर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, फिर क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन, आफ्टर क्लासिफाइंग उसके रिजल्ट को समराइज करना, समराइज करने के बाद एनालिसिस करना, एनालाइजिंग, और इस जो समराइजिंग किया है और एनालिसिस आपने किया है, उसको वेरियस इंटरेस्ट होल्डर्स को रिपोर्ट करना या कम्युनिकेट करना। किसको रिपोर्ट करना? ओवरसाइट एजेंसीज, अर्थात ऑल दी इंटेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट होल्डर्स हैं, उन सब को आपको वह बताना पड़ता है। अर्थात वो सब इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस के रिजल्ट्स को जानने के लिए। उसमें बिजनेस के कर्ता धर्ता, बिजनेस को चलाने वाले लोग, या गवर्नमेंट पार्ट के रूप में जो टैक्स कलेक्शन के वर्क करने वाले लोग हैं, वो। इसी परिभाषा को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जिसको हम AICPA के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भी इसकी परिभाषा दी है। ये परिभाषा भी आपको नोट करने लायक है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहां इन्होंने कहा कि अकाउंटिंग क्या है? इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, लेन देनों को लिखने की एक कला है। अभी बताऊंगा कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है। फिर वही बात आगे है भाई, क्लासीफाइंग। पहले वो टेक्निक, वो तरीका जिससे लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसको अभी मैंने चर्चा में लाया कि हम जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। फिर क्लासीफाइंग, लेन देनों को लेजर पोस्टिंग करना, अर्थात डिफरेंट लेजर में डिफरेंट रिलेटेड अकाउंट्स को पोस्ट करना जो जिससे रिलेटेड है। फिर आगे कहा गया समराइजिंग, अर्थात आपको पता करना कि राम के अकाउंट का बैलेंस कितना है, दिनेश के अकाउंट का बैलेंस कितना है, और फिर वर्ष के अंत में बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस है, मशीनरी का बैलेंस, फर्नीचर का बैलेंस, बिल्डिंग का बैलेंस, यानी डिफरेंट अकाउंट जो भी इन्वॉल्व हुए आपके पूरे बिजनेस में, उनका बैलेंस कितना है, इस बात को जानना। और ये सब काम समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर, एक व्यवस्थित तरीके से
अर्थात आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, फिर जर्नल एंट्री करना, लेजर पोस्टिंग करना, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, ये सिग्निफिकेंट मैनर हो गया। और ये सब काम इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। अर्थात जैसे मैंने कहा कि मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली, हमने फर्नीचर खरीदा, ये ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म में नहीं है। जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि बिल्डिंग 15 लाख रुपए की खरीदी है, फर्नीचर 10,000 का खरीदा गया, तब तक इसको आप नहीं लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। तो ट्रांजेक्शन्स कैसे होने चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स कैसे? इन टर्म्स ऑफ मनी विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो वित्तीय कैरेक्टर के होंगे, फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे, और इन सबको इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। फिर वही बात आ गई कि ये जो कुछ भी आपको जानकारी होगी, जो परिणाम आएंगे, उस परिणाम को वेरियस इंटरेस्ट होल्डर को, वेरियस इंटरेस्ट होल्डर्स को आपको बताना पड़ेगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की जो डिफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। अब ये दोनों डिफिनीशन जानने के बाद अकाउंटिंग क्या है, ये बात विजुअल क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, या अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। किस तरीके के प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। किस प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? किसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? जो बिजनेस से रिलेटेड हों, ताकि हम डिफरेंट अकाउंट की सिचुएशन जान सकें और फिर उसके बैलेंसेस को जान सकें, और फिर हम वर्ष के अंत में बिजनेस के रिजल्ट्स को जान सकें। इन सब कार्य के लिए हम अकाउंटिंग का कार्य करते हैं। तो ओवरऑल अकाउंटिंग की ये डिफिनीशन दी जा सकती है, अकाउंटिंग का ये अर्थ समझाया जा सकता है। अब इसके बाद हमको आगे बढ़ना है कि फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, अर्थात अकाउंटिंग की विशेषताएं या फीचर क्या है।